हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। देखिए, नॉर्मली हम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा 10+2 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जेकेपीएससी का, उसका अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट देखेंगे तो वहां पे क्लासिकल थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अलग से दिया हुआ है और सीएस लॉ ऑफ मार्केट अलग से दिया हुआ है। तो इसीलिए हम भी दो टॉपिक्स की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो क्लासिकल्स में हम एक लाइन पढ़ते हैं। वो लाइन क्या है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड जो हम क्लासिकल्स में पढ़ते हैं, यही लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्स लॉ। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो यहां से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये क्लासिकल्स का पार्ट ही है। और जेबी से के बारे में बात करें, जिन्होंने ये हमें लॉ दिया, सेज लॉ दिया, उनके नाम से ये लॉ जाना जाता है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पशन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट? देखिए, जो एग्जाम्पशन है, ये जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपके साथ यहाँ पे एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन क्यों शेयर किया, इसके पीछे का रीजन है। अगर आप लोगों ने पीएससी का जो एपी का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, वहां पे देखा होगा, वहां पे काफी सारे क्वेश्चन थे जो एजाम्पशन बेस्ड थे। तो एजाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप पढ़कर गए हो तो आपको लगेगा मुझे आता है, नहीं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ के जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पीएससी वहां पे एपी के एग्जाम में एग्जाम्पशंस पूछ सकती है, तो इट कैन बी कि वो यहाँ पे भी आपसे एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। तो एग्जाम्पशंस पे हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरा, हमारा कॉन्सेप्ट पे भी फोकस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। और तीसरा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन को एग्जैक्टली अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको पता है होगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की पर रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में। तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, उसके लिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमें देखने होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पशन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लास्ट में लेंगे, उससे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। और साथ ही, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, उसको भी ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे सेल्स लॉ है क्या? सेल्स लॉ है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अभी सिर्फ समझना, लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगी क्लास में, तो वो नोट कर लेना। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये है हमारा सेल्स लॉ। और ये किसने दिया था? ये दिया था हमें जेबी से ने। किसने दिया था? एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? जेबी से, जिन्होंने बोला कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इस लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, जितनी भी सप्लाई करेंगे, उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाएगी। लेट्स से अगर मार्केट के अंदर 10 पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 10 के 10 पेन ऑटोमेटिकली कोई बंदा है जो 10 के 10 पेन खरीदेगा। तो 10 पेन की अगर प्रोडक्शन हो रही है, तो वो 10 के 10 पेन मार्केट में अगर जाएंगे, तो वो मार्केट में सेल हो जाएंगे, उन पेन की सोल्ड आउट हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर हम 10 की जगह 15 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 15 पेन की मार्केट में क्या हो जाएगी? सोल्ड, मार्केट में सेल हो जाएगी। लाइकवाइज आप 100 पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सेल्स लॉ बोल रहा है कि 100 पेन जब, सॉरी, जब मार्केट के अंदर जाएंगे, तो 100 के 100 पेन मार्केट के अंदर क्या होंगे? सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे, वो सारा मार्केट में जाएगा और मार्केट में सबकी बिक्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी ओवर प्रोडक्शन की। क्लियर? तो सेल्स लॉ में जब भी हम बात करते हैं, हमने क्या देखा? जितना प्रोडक्शन होगा वो सारा मार्केट में जाते ही क्या होगा? उस सबकी सेल हो जाएगी। नंबर 3, अगर हम बात करें, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलेगा? रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो अगर मैं लेबर के बारे में बात करूं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर मैं बात करूं लेबर,
मैंने लेबर लगाया, तो जब लेबर मैंने हायर किया, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस लेबर को क्या करना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। तो लेबर को क्या मिलेगा, लेबर को मिलेगी वेजेस, सैलरी। तो मैं ये देख रही हूँ कि इस ये जो वेजेस और सैलरी है, ये क्या है, इनकम ऑफ दिस लेबर। तो लेबर ने जब प्रोडक्शन किया, उसने क्या अर्न किया, उसने इनकम अर्न की। अब जब उसने इनकम अर्न की, तो इनकम लेकर वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा, क्या करेगा, डिमांड करेगा। और हम जानते हैं ये जो इनकम है वाई, उसका हम कुछ पोर्शन कंज्यूम करते हैं और कुछ पोर्शन क्या करते हैं, सेव करते हैं, क्या करते हैं, सेव करते हैं। लेकिन क्लासिकल्स बोलते थे ये जो सेविंग है ये कहाँ पे होगी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होगी, ये बैंक में होगी जाकर। ये जो सेविंग है ये कहाँ पे होगी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होगी, रादर देन कि कोई बंदा अपने पास घर पे रख रहा है, जहां पे उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वहां पे वो पैसा नहीं रखेगा। तो ये सेविंग्स कहाँ पे होंगी, सेविंग होगी जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। तो इनकम में से कुछ पार्ट कंजप्शन में जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो जब प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन में क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई, इनकम में जो पैसा कंजप्शन की तरफ जाएगा, ठीक है, कंजप्शन की तरफ जाएगा, उससे हमने प्रोडक्ट परचेज किए। लेकिन एक अमाउंट होगा जो एज सेविंग रहेगा, और ये सेविंग कहाँ पे जाएगी, ये सेविंग थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। हाउस होल्ड ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर सेव किया। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये पैसा इन्वेस्टमेंट पे लगाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे लगाएगा। और ये पैसा सेविंग का जाकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, एज इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये वापिस से कहाँ पे जाएगी, ये वापिस से इनकम जनरेट करेगी, ये वापिस से लोगों के हाथ में पैसा देगी। और ये जो इनकम है ये फर्दर डिमांड क्रिएट करेगी, और एक साइकिल हमें दिखाई देगा इकोनॉमी के अंदर। तो हम लोगों को ये दिखाई देगा कि एक पार्ट से कंजप्शन हो रही है, जिससे जितना भी प्रोडक्शन है वो मार्केट में परचेज हो रहा है। और दूसरा पार्ट जो बच रहा है इनकम का, वो सप्लाई, वो एज सेविंग एक्ट कर रहा है। और सेविंग के तौर पे वो कहाँ जाएगा, वो फर्दर एज इन्वेस्टमेंट जाएगा बिजनेसेस में। अब जब सेविंग के बारे में बात करें और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, हमेशा सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होती। सेविंग इज नॉट ऑलवेज इन्वेस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब कई बार क्या हो सकता है, कई बार सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कई बार सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर हम सेविंग के बारे में बात करें और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो जब आप बैंक्स में जाकर सेव कर रहे हो, आप कब सेव कर रहे हो, जब बैंक आपको क्या कर रहा है, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो सेविंग्स क्या होंगी, सेविंग्स इकोनॉमी में हाई होंगी। सेविंग्स हाई होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। लाइकवाइज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो सेविंग्स क्या होंगी, सेविंग्स कम होंगी, क्योंकि आपको बैंक्स पैसा नहीं दे रहे, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है बैंक के पास पैसा रखने का। तो आप उस समय सेव कम करोगे। लाइकवाइज, अगर इकोनॉमी के अंदर क्या हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या है, लोन है। अगर हम इनडायरेक्टली देखिए, मुझे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, तो मैं लोन ले रही हूँ बैंक से। और मैं कब लोन लूंगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, जब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा उस समय मैं लोन ज्यादा लूंगी। इसका मतलब अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। लाइकवाइज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं है मार्केट में जाकर लोन लेने का। तो मैं क्या करूंगी, मैं कम इन्वेस्ट करूंगी इकोनॉमी में। और यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा कि इस समय अगर फर्स्ट केस में सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसा बैंक के पास सप्लाई में आ रहा है, लेकिन लोग लेने वाले लोन लेने वाले लोग कम है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको लोन चाहिए। तो लोन लेने के लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक कम करेगा, तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेविंग कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कब तक, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा जिसकी वजह से सेविंग फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सच दैट सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट के बाद आके बराबर हो जाए। सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट।
अब लोग सेव करने वाले कम है, आप बैंक में जाकर पैसा नहीं रख रहे, लेकिन लोन लेने वाले पैसे बार बार आ रहे हैं। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। बैंक बोलेगा मैं आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा, आप आइए मेरे पास डिपॉजिट करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, फर्स्ट पॉइंट को देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, तो हमें क्या दिखाई देगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा, सच दैट सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए। तो हम लोगों ने क्या देखा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर नहीं होती, क्वेश्चन में भी ये एक पॉइंट था। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर नहीं होती, सम टाइम सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होती है और सम टाइम सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट होती है। इट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिटरमिन करता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट पे बराबर होंगी। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ आया? तो इसी पॉइंट से हम एक बार वापस से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ सीज लॉ ऑफ मार्केट। तो फोर्थ पॉइंट पे आइए, सेविंग ऑलवेज इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। क्या सेविंग ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट होता है? नहीं होता। और सेज लॉ ने बोला था कि सेविंग ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट, नहीं बोला। तो करेक्टली ये आंसर है। ठीक है, तो सेविंग ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट द एजम्पशन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो एक बार एजम्पशन देखेंगे और साथ में पॉइंटर्स भी लिखें लिखें। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवा दूंगी इसकी, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की, और साइमल्टेनियसली जो पॉइंट्स मुझे ऐड करने होंगे, तो आप लोगों को वो भी लिखवाऊंगी। तो जहां पे भी नोट्स बना रहे हैं प्लीज उन पॉइंट्स को लिख लेना। एग्जाम्पशंस ऑफ सेल्स लॉ। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पशन की बात करें तो क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी हमने एक एग्जाम्पशन के बारे में बात की थी, वो क्या थी, फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेजेस। तो ये भी बात करता है फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेजेस की। नंबर टू, अगर हम बात करें क्लासिकल मॉडल पे, जैसे हमने देखा फुल एम्प्लॉयमेंट, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी किसके बारे में बात करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। नंबर थ्री, नो होर्डिंग। नो होर्डिंग का मतलब क्या हुआ, ये लोग बोलते हैं, सेज लॉ बोलता है कि लोग क्या करेंगे, जो हाउस होल्ड है वो वहां पे पैसा रखेंगे जहां पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आप अपने लॉकर में पैसा रख रहे हैं, क्या उस पे आपका पैसा बढ़ने वाला है? क्या आप उस पैसे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करेंगे? नहीं करेंगे। तो जहां पे आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आप ऐसा नहीं रखेंगे। इसीलिए आप ऐसा कहाँ रखेंगे, बैंक्स पे रखेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे रखेंगे, जहां पे आपको पैसा मिलेगा, जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जहां पे आप कोई रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं। आप अपना पैसा लॉकर्स पे नहीं रखेंगे, आप ट्रंक्स भर के पैसा नहीं रखेंगे घर पे। तो देयर विल बी नो होल्डिंग। लेकिन याद रखना, सेविंग हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है। नंबर फोर, अगर हम बात करें परफेक्ट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगा। नंबर फिफ्थ, अनहिंडर्ड इकोनॉमी। अनहिंडर्ड इकोनॉमी। अनहिंडर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि कोई भी इकोनॉमी के अंदर देयर विल बी नो रेगुलेशन। ठीक है, कोई भी मोनोपोली नहीं होगा जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करेगा। नंबर सिक्स के बारे में अगर हम बात करें, इकोनॉमी कैसी है हमारी, इकोनॉमी हमारी है क्लोज्ड इकोनॉमी। नंबर सेवन, लेजर स्फीयर इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, लेजर स्फीयर इकोनॉमी। लेजर स्फीयर इकोनॉमी, यहाँ पे कोई भी जो आपका गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप नोट डाउन करिए। ये लॉ किसने दिया, ये लॉ हमें दिया जेबीसी ने, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है ये। नेक्स्ट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इट्स ओन डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या देखते हैं, सेविंग इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉट ऑलवेज लिख लेना, सेविंग इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताएगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगी, एज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर। क्लियर? तो ये पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए। और वापस से एक बार क्वेश्चन पे आइए आप।
हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट। हमने देखा सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या बोल रहा है, सेविंग ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं बोलता। तो फोर्थ पॉइंट आपको वहां से पता चल गया। लेकिन इसके अलावा हो सकता है एग्जाम में आप लोगों के दिमाग में ये पॉइंट नहीं होता। तो हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देयर इज सेविंग एंड नो होर्डिंग ऑफ मनी। ठीक है, तो इज नॉट द एजम्पशन, सेविंग सेविंग वाला पार्ट उसने बोला, लेकिन नो होर्डिंग ऑफ मनी वो भी बोला, तो ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट पॉइंट। देयर इज नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, लेजिस फेयर इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेजिस फेयर इकोनॉमी के बारे में अ, जो सेल्स लॉ है वो बोलता है कि इकोनॉमी में क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। नंबर थ्री, इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, सेल्स लॉ बोलता है इकोनॉमी आपकी कैसी होगी, क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। तो पॉइंट कौन सा बचता, चौथा पॉइंट बचता, सेविंग ऑलवेज इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। क्लियर, यहाँ तक समझ आया सबको? आई होप आपको समझ आ रहा है। और साथ ही क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, कल के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।